नमस्कार, आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आगे का एजेंडा में आज हम बात करने जा रहे हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की लिस्ट है जो तैयार की है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अदानी मामले पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी से जांच कराने की मांग फिर से दोहराई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। वक्फ बिल समेत 16 बिल हैं जो पेश किए जाएंगे। वक्फ बिल पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस ने कार्यस्थगन का नोटिस भी दे दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने ये नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर जेपीसी से जांच कराने की मांग दोहराई। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं नीरज से सरकार की क्या तैयारी है, कौन कौन से बिल सामने आएंगे। कल सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से जानकारी साझा कर दी गई है, लेकिन अब सवाल ये कि विपक्ष जो रणनीति बना रहा है, अदानी के मुद्दे पर चर्चा, कार्यस्थगन का नोटिस, उससे निपटने के लिए क्या है सत्ता पक्ष की तैयारी। नीरज, देखिए रोमाना, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और सरकार की क्या नीति होगी वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, सरकार की तरफ से कल ही किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया कि 16 महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको लिस्ट किया गया है, जिनको इस सेशन में लाने की तैयारी है, जिसमें वक्त संशोधन बिल भी शामिल है, इसके अलावा बैंकिंग संशोधन बिल है। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है कि विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए। विपक्ष ने कल ही अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि वो इस सत्र में अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। सरकार कह रही है कि चर्चा के लिए वो तैयार है। आप जो भी बात कर रही हैं, जो भी मुद्दे उठाने हैं, उसके लिए आप बाकायदा संसद के का एक फोरम है, उसमें आप नोटिस दीजिए और उस पर चर्चा के लिए सदन में आइए और सदन में वो चर्चा चाहते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो संसद परिसर में पहुंच गए हैं। संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और जो परंपरा रही है, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का जब सत्र शुरू हो रहा होता है तो फिर वहां पर जो मीडियाकर्मी मौजूद होते हैं उनके सामने आकर अपनी बात जरूर रखते हैं और आज भी इसका देश को इंतजार है। फिलहाल ये एक और तस्वीर आपके सामने। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा, वो भी इस वक्त संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो बड़े नेता हैं उनका संसद पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ओम बिरला, जेपी नड्डा संसद परिसर में पहुंच चुके हैं। विपक्ष के कई और दिग्गज संसद सत्र में शामिल होने के लिए संसद परिसर में पहुंच चुके हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि सुबह सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी नेता जो हैं, इंडिया गठबंधन के नेता, वो आपस में चर्चा और मंथन भी करने में जुटे हुए हैं कि आखिरकार कैसे सरकार की घेराबंदी की जाए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अपना जो प्लान है वो साफ कर दिया गया है। विपक्ष सीधे सीधे अदानी के मुद्दे पर पहले चर्चा चाहता है। जेपीसी जांच की मांग अदानी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से ये दोहराई गई है। आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं। संसद सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की विपक्ष की घेराबंदी को लेकर रणनीति क्या रहने वाली है मनोज्ञा, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, बीजेपी बखूबी जानती है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और बीजेपी इस बार पूरी तरह से तैयार है। हमने अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री से सुबह बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि जिस पर भी हमें नोटिस दिया जाएगा, जिस पर भी बातचीत करने को संसद में पेश किया जाएगा मुद्दे को, उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी की तैयारी विपक्ष कर रहा है, अगर हम इस समय मानक माने सिर्फ जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो 1:1 का रेशियो है, जहां महाराष्ट्र में प्रचंड अनप्रेसिडेंटेड जीत जिसको कहा जाता है वो हासिल की है बीजेपी ने, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वापस आई है। और अगर विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष दोनों की बात करें और इन्हें ही अगर इस सत्र का एक सेमीफाइनल या ट्रिगर या टीजर के तौर पर देखा जाए तो ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। सिर्फ अदानी का मुद्दा ही नहीं बल्कि बाकी सारे मुद्दे पर भी विपक्ष पूरी तरह से घेरने को तैयार है। पर सरकार ने ये मान लिया है और ये ठान लिया है कि हर मुद्दे का जवाब देने के लिए उनके पास कागज है, कार्रवाई है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है वक्फ बिल पर, उसमें जिस तरह की बातें आई हैं उसको हो सकता है इसी हफ्ते पेश कर दिया जाए, और ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जो चक्र बनाया जा रहा है उस चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी भी बीजेपी कर चुकी है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आपने इस लाइन का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ समझना इस बात को भी होगा कि इस वक्त सत्ता पक्ष जो है उसका जो मोराल है वो काफी हाई है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त अंदाज में ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि शानदार जीत हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक सत्ता पक्ष को मिली है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस बड़ी बैठक कर रही है, थोड़ी देर में कांग्रेस सांसदों की बैठक होनी है। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन कांग्रेस पार्टी करने की तैयारी में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, बताइए जरा, कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? मंथन, घेराबंदी कैसे की जाए सत्ता पक्ष की, इसी को लेकर जाहिर सी बात है किया जाएगा, लेकिन उसके लिए प्लानिंग क्या है? बिल्कुल रोमाना, इस सत्र में सबसे जिस मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक रहने वाला है और घेरेबंदी करने वाला है मोदी सरकार की, वो है अदानी समूह पर जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा के रिश्वतखोरी के आरोप हैं। मामला गंभीर है और इस पर विस्तृत चर्चा चाहता है विपक्ष, जो पहले से ही अदानी समूह के वित्तीय मामलों पर सवाल खड़े कर जेपीसी जांच की मांग बीते तकरीबन 1.5-2 सालों से करता आया है। अब उसके हाथ में एक नया मुद्दा लगा है अदानी के से जुड़ा हुआ, और उसके तेवर और आक्रामक है। और विपक्ष जो अमेरिका में ताजा आरोप लगे अदानी समूह पर, उस पर चर्चा चाहता है। और इसको आपको पता ही है कि राहुल गांधी तो अदानी की गिरफ्तारी तक की मांग कर चुके हैं। तो सत्र के दौरान क्या रणनीति रहेगी? इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा का दौर जारी है वो भी मामला है, और चीन के साथ जो डिसएंगेजमेंट का मामला है वो भी मामला है, प्रदूषण एक अपने आप में बड़ी समस्या है, बड़ी चिंता का विषय है। तो तमाम मुद्दों पर क्या रणनीति रहने वाली है ये तय इंडिया गठबंधन 10 बजे जो है वो प्रस्तावित बैठक में करने वाला है, जो अब से कुछ देर में शुरू होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में। इसके बाद 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक है और उसमें भी अदानी मुद्दे पर ही रणनीति बनाई जाएगी। और ये तो संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस की जो युवा इकाई है यूथ कांग्रेस, वो अदानी के मुद्दे पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन तकरीबन 12 बजे के आसपास करेगी। तो साफ तौर पर शीतकालीन सत्र के पहले दिन अदानी के मुद्दे पर हमलावर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष नजर आएगा। देखना यह होगा रोमाना कि डीएमके और शरद पवार की एनसीपी की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि ये जो ताजा आरोप है अमेरिका में उसमें अदानी समूह पर जो आरोप है उसमें कहीं ना कहीं वो सिरा तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर भी जाता है। शरद पवार कई बार अदानी का बचाव करते नजर आ चुके हैं। ऐसे में देखना है कि ताजा आरोपों पर डीएमके और शरद पवार की एनसीपी इंडिया गठबंधन में क्या रुख दिखाती है। बिल्कुल, तो आप नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर मैं बता दूं दर्शकों को, प्रियंका गांधी को लेकर जानकारी मिल रही है। 28 नवंबर को प्रियंका गांधी जो है वो शपथ लेंगी। आप जानते हैं वायनाड लोकसभा सीट प्रियंका गांधी को जीत मिली है और ऐसे में वायनाड से चुनकर प्रियंका गांधी आई हैं। नवनिर्वाचित सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी को सदन में शपथ लेनी है और उसी शपथ की जो तारीख है वो 28 नवंबर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये तारीख प्रियंका गांधी की तरफ से चुनी गई है या फिर लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनसे कहा गया कि आप 28 को लीजिएगा शपथ? और अगर 28 को प्रियंका गांधी खुद कह रही हैं कि वो शपथ लेंगी तो इतना वक्त क्यों? देखिए, क्या इसके पीछे कोई मुहूर्त है इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मैं मुहूर्त जानबूझकर बोल रहा हूं क्योंकि प्रियंका गांधी इन चीजों में मान्यता रखती हैं। जब वो वायनाड पहुंची थी नामांकन के लिए तो नामांकन का समय भी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास तय किया गया था। तो क्या इसके पीछे मुहूर्त है ये साफ नहीं है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों द्वारा हमें ये जानकारी दे दी गई है कि प्रियंका आज शपथ नहीं लेंगी सांसद के तौर पर और संभावित तौर पर 28 तारीख को यानी गुरुवार को वो सांसद के तौर पर शपथ लेंगी। अब इस देरी के पीछे क्या वजह है, इसकी कहानी आना अभी बाकी है रोमाना, थोड़ा इंतजार करना होगा। जी
और नांदेड़ से वो जो सांसद कांग्रेस की जीत कर आए हैं वो आज ही शपथ ले लेंगे क्या? उनको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है? मैं लौटूंगी आपके पास, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू। आज पार्टिसिपेशन हुई, हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ मांग रखे हैं और बारी बारी से हमने सारा पॉइंट नोट भी किया है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा विषय चर्चा में लाना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस बैठक में 30 राजनीतिक दलों के किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री। वो जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसी को लेकर उनकी तरफ से जानकारी ये साझा की गई थी कि साहब बैठक जो है वो सकारात्मक रही है और साथ ही जो सुझाव दिए गए हैं अन्य दलों के नेताओं की तरफ से, अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से, उनको सम्मिलित किया जाएगा और सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चले, यही सरकार की सत्ता पक्ष की मंशा है। ऐसे में संसद में संभल हिंसा को लेकर चर्चा की मांग, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। संभल में जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई है उसी को लेकर ये नोटिस एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया है कि कार्य स्थगित किया जाए और पहले संभल हिंसा पर चर्चा करवाई जाए। आप जानते हैं संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत की प्रशासन की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। तो जोरदार तरीके से कल संभल में हमने देखा था, पथराव से लेकर आगजनी तक हिंसा भड़क गई थी और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनकी तरफ से सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है। वो संभल की हिंसा को लेकर पहले चर्चा कराना चाहते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोगिया से जानते हैं कि ये एक तरफ कांग्रेस पार्टी मणिकम टेगौर वो अदानी के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग करवाने की बात कर रहे हैं। अब इसी फहरिस्त में विपक्ष के नेताओं में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ रहा है। मनोगिया, संभल की हिंसा पर चर्चा, कार्यस्थगन का प्रस्ताव ये एआईएमआईएम की तरफ से दिया गया है। देखिए ये सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन जो पिछले बार के सत्र और इस बार के सत्र में सबसे बड़ा अंतर आ जाता है कि इस बार बीजेपी 2 बड़े और महत्वपूर्ण राज्य जीत कर आ रही है और एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में साबित करके मैदान में उतर रही है। तो संसद सत्र में कॉन्फिडेंस लेवल अलग दिखने वाला है इस बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो या फिर पूरा बीजेपी नेताओं का कुनबा हो। 240 के साथ साथ इस बार 2 राज्यों के जुड़ जाने से जो अंतर आएगा वो ये, और आज साफ कहा किरण रिजिजू ने हमारे इंटरव्यू में सुबह ये कहा कि देखिए जिसके पास सत्ता है और जिसके पास पक्ष है वो ही सरकार बनाएगा, क्योंकि ये जनादेश है। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री ये जानता है और बीजेपी बतौर सत्ता पक्ष ये जानती है कि जब जनादेश मिला है तो सत्ता में जो है वो ये जानता है कि वो जनादेश के साथ आया है। और इसी जनादेश के साथ साथ आज विपक्ष के मुद्दे तो जरूर हो जाते हैं, पर सरकार ये भी जानती है कि हम जो 16 बिल ला रहे हैं उसमें रेलवेज हो या फिर बाकी सारे बिल हो, उन पर चर्चा और उन पर अमल और उसे अमली जामा पहनाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए जब जनादेश आपके साथ होता है ना तो फिर वो जो आत्मविश्वास है उसका स्तर ही एक अलग लेवल पर होता है। और फिलहाल क्या कह रहे हैं संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, सुनते हैं। बहुमत है, बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है। सर बीजेपी ने कहा है कि एलओपी वो नहीं बने देंगे महाराष्ट्र में। शरद पवार ने कल एक बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो नारा चलाया गया है, इसकी वजह से वोटों का ध्रुवीकरण होगा। देखिए ध्रुवीकरण की बात तो माननी पड़ेगी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही, मतों का ध्रुवीकरण, मतों का विभाजन, चाहे जात के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे पार्टी तोड़कर विचारधारा के आधार पर। ये मोदी जी की यही ताकत है। अगर मोदी जी देश के असली नेता होते या शाह साहब तो ये काम करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गंदगी जो है राजनीति में लाई है, ये खिचड़ फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नेता है, लोग आपकी बात मानते हैं तो उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम कभी पंडित नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह साहब ने नहीं किया। हाँ, ये काम जो ऐसे लोग करते हैं जो मन से राजनीति में भी कमज़ोर है और अपने पार्टी में भी कमज़ोर है।
अजित पवार असं म्हणतायत की शरद पवारांनी चूक केली लोकसभेला चूक केली मी मान्य केली, पण विधानसभेला माझ्या पुतण्याला धंदा पाणी करायचा त्याला माझ्या समोर उभं केलं. काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 400 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर है, माँ है, बच्चे हैं, बहन है, बीवी है, भाई है, उनके नौकर है, उनके कार्यकर्ता है, 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? तो इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। संजय राउत को आप सुन रहे थे। ध्रुवीकरण की राजनीति से लेकर ईवीएम तक महाविकास आघाड़ी की हार का ठीकरा फोड़ते हुए संजय राउत कह रहे हैं कि साहब ध्रुवीकरण ही बीजेपी की ताकत है। ये गंदगी की जरूरत बीजेपी को इसलिए पड़ती है क्योंकि असली नेता बीजेपी के पास नहीं है। ध्रुवीकरण, जाति, धर्म, पार्टी तोड़कर यही गंदा खेल बीजेपी ने खेला है महाराष्ट्र में, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ईवीएम इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा ईवीएम की शिकायतों का मामला तो उन्हीं के पास आ गया है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी तब तक तो महाविकास आघाड़ी आगे थी, और जैसे ही ईवीएम पर गिनती शुरू हुई तो ऐसा क्या हो गया कि महाविकास आघाड़ी पिछड़ गई। तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर विपक्ष की तरफ से घेराबंदी सरकार की और ठीकरा अपनी हार का ईवीएम पर विपक्ष फोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर का मैं रुख कर रही हूं। संभल हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी, कांग्रेस की सांसद, चुनकर आई अभी वायनाड से, उनका बयान आया। राज्य सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। हड़बड़ी में राज्य सरकार ने कार्रवाई की, सरकार ने खुद ही माहौल खराब किया। संभल में आप जानते हैं कि कल पथराव से लेकर आगजनी तक और फिर मामला इतना बेकाबू हुआ कि यहां 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। आज स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट सेवाएं सब बंद हैं। संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है और इसको लेकर लगातार सियासत गर्म है। अब कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आया है। कह रही हैं कि सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार, फूट फैलाने का प्रयास करना जनता के हित में नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। संभल में जो हालात बिगड़े उसके लिए प्रियंका गांधी जो हैं वो सरकार को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार मान रही हैं। और संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि कमिश्नर ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। एक आरोपी के पास से धारदार हथियार मिलने की बात सामने आ रही है। 2 शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दोनों की मौत 315 बोर की गोली लगने से हुई है, ये रिपोर्ट में साफ हो रहा है। तो एक तरफ 4 लोगों की मौत की पुष्टि, ये धारदार हथियार जो बरामद हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 शव की सामने आ गई है। दोनों की मौत जो है वो 315 बोर की गोली लगने से हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हिंसा हुई है संभल में, कल की तस्वीरें हैं, ये जो आप देख रहे हैं आगजनी वाली तस्वीरें और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, ये कल की संभल की तस्वीरें हैं जिस वक्त संभल में हालात अचानक से बेकाबू हो गए थे। जिस वक्त संभल में वो सर्वे टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए मस्जिद के भीतर मौजूद थी और सर्वे जो है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा था, लेकिन अचानक देखते ही देखते बाहर
भीड़ बढ़ने लगी। पहले भीड़ की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। देखिए सड़क पर पत्थर ही पत्थर बिछे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पथराव किया गया, आगजनी हुई और फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। और अब जो जानकारी मिल रही है, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 शवों की आ गई है। दोनों की मौत 315 बोर की गोली लगने से हुई है। उबैदुर रहमान, इसकी पुष्टि हो रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? जी हाँ रुमाना, जो 315 बोर की पुष्टि हुई है 2 शवों में, जो बोर की 315 बोर जो है ये प्राइवेट लोग इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जो करती है वो 9 mm करती है, 303 mm करती है, 7.62 mm करती है और 12 mm करती है। तो ये 315 की जो या तो लाइसेंसी राइफल होती है या फिर जो अवैध तमंचे होते हैं 315 बोर के, वो होते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इन दोनों का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जो अधिकारी बता रहे हैं उसके मुताबिक जो है प्राइवेट हथियार से ये मौत हुई है इन 2 लोगों की। जी रुमाना, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त जो हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान दे रहे हैं कि जो 2 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ है कि मौत की वजह 315 बोर की गोली लगने से मौत हुई है। 315 बोर की जो गोली है उसका इस्तेमाल पुलिस की तरफ से नहीं किया जाता है। ऐसे में वो जो कहा जा रहा है कि अवैध हथियार, असले इन उपद्रवियों के पास थे, वही कहीं ना कहीं मौत के पीछे की जो वजह है वो सामने आ रही है। और पुलिस की तरफ से भी देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने की बात कही गई और साथ ही जो रबर पैलेट्स होती हैं उसका इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया। इस बात की जानकारी प्रशासन ने दी है। तो मौत 4 लोगों की कैसे हो गई, इसको लेकर जो सवाल दागे जा रहे थे और सियासत जो इस पर गर्म हो रही थी, अब कुछ वो शांत होगी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये पुष्टि कर रही है कि जो 2 शव की सामने आई है उनकी मौत की वजह 315 बोर की गोली लगना है। उबैदुर रहमान, जी रुमाना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं कि 315 बोर की बुलेट जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। तो जो बवाल हो रहा था उसमें जो मौत हुई है 4 लोगों की, उसकी पुष्टि की है मंडल आयुक्त मुरादाबाद में आंजनेय कुमार सिंह ने कि 4 लोगों की अभी तक मौत हुई है इस हिंसा में। तो कुल मिलाकर के 2 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है उन्होंने बताया है कि 315 बोर जो है वो इस्तेमाल हुआ और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे जो है अजीब तरह और बाकी 2 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की बात कही जा रही है? ठीक है रुमाना, वो आज दोपहर तक आ जाएगी उसकी रिपोर्ट भी। और जो 3 मौत कल कंफर्म हो गई थी, 1 मौत आज और कंफर्म की है। तो 4 मौतें अभी तक इस हिंसा में हो चुकी हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो अभी 2 शवों की आई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आइए जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं, संसद भवन परिसर में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से लेकर अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जब संसद का सत्र शुरू हो रहा होता है तो संसद में भीतर जाने से पहले बाहर जो मीडिया कर्मी हैं इंतजार कर रहे होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ आएंगे और उनसे बात करेंगे, अपना एक वक्तव्य देंगे। उसी का इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जोरदार आर पार। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र हर बार की तरह और हंगामेदार रहने के आसार पहले ही जताए जा रहे हैं। देखिए सत्ता पक्ष के हौसले इस बार बहुत बुलंद हैं क्योंकि सत्ता पक्ष अब जब इस नए सत्र में शामिल होने के लिए संसद पहुंच रहा है तो फिर 2-2 बड़ी जीत जिसके साथ सत्ता पक्ष और मजबूती के साथ सामने आया, हरियाणा और महाराष्ट्र। सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नमस्कार साथियों, शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। – 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है
हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है।
साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता, उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें, और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को
अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहे, इसको कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात की शुरुआत की और साथ ही साथ विपक्ष को आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर किया गया। ये कहते हुए कि जनता ने जिन्हें नकारा वो लोकतंत्र की भावना का अपमान करते हैं। जनता ऐसे हुड़दंगियों को नकार रही है जिन्हें जनता नकार देती है, जो ना लोगों की महत्वाकांक्षा को समझते हैं, जो ना उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, ना संसद की गरिमा का सम्मान करते हैं, वही लोग चर्चा नहीं होने देते। सत्र में चर्चा हो और चर्चा में सबका योगदान हो, ये जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि कुछ अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए चर्चा होने नहीं देते, सदन में हुड़दंग करते हैं। मुट्ठी भर लोगों के बल पर जिन्हें जनता स्वीकार कर रही है, वो सदन में सकारात्मक चर्चा में बाधा बनते हैं। संसद सत्र कई तरह से विशेष इस बार का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि जो समय गवा दिया जाता है इस तरीके की हुड़दंग में, उस पर पुनर्विचार करना जरूरी है। देखिए, संसद सत्र को लेकर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक, इस वक्त की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। ये जो शीतकालीन सत्र आज से संसद का शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा, इसको लेकर विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बैठक की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा की है। उसी की ये तस्वीरें भी आ गई हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाई है इंडिया गठबंधन ने। संसद में अदानी मुद्दे पर चर्चा और साथ ही संसद के बाहर प्रदर्शन कैसे करेगा इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेता एक साथ मिलकर, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी हाल ही में आए हैं और ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र में पोस्टर्स लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स, मुंबई में योगी आदित्यनाथ के ये नए पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में नारा तो वही योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ पुराना है, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसमें नई बात जो है वो इस नारे का चुनाव में असर और योगी ने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां जो जीत मिली है महायुति के उम्मीदवारों को, उसका स्ट्राइक रेट 95% ये दिखाया गया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 132 सीटों पर जीत हासिल की है। लाडली बहना योजना हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा दिया हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भी खूब चला। खुद शरद पवार मानते हैं कि इस नारे की वजह से ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। नारा योगी का था, लेकिन इसे बैनर का शक्ल दिया विश्व बंधु राय ने, जो कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब जीत के बाद एक बार फिर बैनर लगा है और चुनाव परिणाम लिखे हैं कि जहां जहां योगी गए वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। 4 दिन 11 जनसभा, 18 प्रत्याशियों का प्रचार और 18 में से 17 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, जिसका स्ट्राइक रेट 95% है। योगी का संदेश है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ये बैनर लगाया है विश्व बंधु राय ने, वही विश्व बंधु राय जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई के कई इलाकों में इसी प्रकार का बैनर लगाया था और बड़े बड़े शब्दों में लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। तब सवाल उठाए गए थे कि क्या इस प्रकार के बैनर लगाना उचित है। तब विश्व बंधु राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि ये समय की मांग है। अब और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी को लेकर स्पीकर से विपक्ष के नेताओं ने मुलाकात की है। जेपीसी के कार्यालय को बढ़ाया जाए, ये मांग विपक्ष के नेताओं की तरफ से की गई है। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी को लेकर स्पीकर से विपक्ष के नेताओं की मुलाकात। वक्फ बोर्ड पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप जानते हैं वो बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो बीजेपी के सांसद की तरफ से की जा रही है और उसी कमेटी का जो कार्यकाल है उसको और बढ़ाया जाए, इस मांग को लेकर
आप तस्वीर देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विपक्ष के नेताओं ने मुलाकात की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।